Hello and welcome everyone. This is CA Mohammed Meman. I welcome you all on the platform of Great Tutorials. बेटा मेरे बीके ओसी इकोनॉमिक्स के पहले लेक्चर्स आपने सुने हैं. आज हम लोग इकोनॉमिक्स के फर्स्ट टॉपिक का थर्ड लेक्चर ले रहे हैं. तो मेरे पहले दो वीडियोस भी फर्स्ट टॉपिक पे हो चुके हैं. और अगर आपने मेरे पहले दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले दो लेक्चर्स देखें, दो वीडियोस देखें, फिर आज का वीडियो देखें. तो ये उसके कंटिन्यूएशन में है, आपके ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा. और शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के लेक्चर्स, वीडियोस, सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें. ठीक है, चलो. मैंने आपका इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक शुरू किया था. फर्स्ट टॉपिक वाज ऑल अबाउट, या फर्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स है क्या? मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स एक साइंस है. इकोनॉमिक्स एक साइंस है. साइंस क्या होता है? किसी भी चीज को इन डेप्थ स्टडी करना इज कॉल्ड साइंस. साइंस दो तरह के होते हैं, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस. नेचुरल साइंस क्या? जो ये बोलता है कि ऐसा ही होगा. सोशल साइंस क्या? जो ये बोलता है कि जनरली ऐसा होना चाहिए लेकिन उसके अलावा भी कुछ हो सकता है. तो जनरल नेचुरल साइंस सर्टेनिटी देता है, कंफर्मेशन देता है कि ऐसा ही होगा. सोशल साइंस एक जनरल स्टेटमेंट देता है कि नॉर्मली, जनरली ऐसा होना चाहिए. ठीक है. नेचुरल साइंस में क्या आता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. सोशल साइंस में क्या आता है? इकोनॉमिक्स, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी. ये सब आपके सोशल साइंस में आता है. और इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस. ये हम लोगों ने पढ़ा बेटा. ये सब कुछ मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था. फर्स्ट लेक्चर में हमने चार लोगों के डेफिनेशंस और उनके की पॉइंट्स पढ़े. कॉटिले ने क्या बोला, एडम स्मिथ ने क्या बोला, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला, लायनल रॉबिन्स ने क्या बोला. ठीक है बेटा, ओके. तो फर्स्ट लेक्चर ऑफ फर्स्ट टॉपिक वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स. सेकंड टॉपिक वाज अबाउट बेसिक कंसेप्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है जो बहुत माइन्यूट लेवल पे स्टडी करता है. और मैक्रो क्या? जो बहुत बड़े लेवल पे स्टडी करता है. मतलब हम किसी एक प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है. एक इंसान को स्टडी करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स है. एक प्रोडक्ट के प्राइस को स्टडी करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स है. एक प्रोडक्ट के डिमांड को स्टडी करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स है. एक प्रोडक्ट के सप्लाई को स्टडी करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स है. लेकिन जब हम बड़े लेवल पे बात करते हैं, जैसे आपने सुना होगा हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत है, इसको स्टडी करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स है. हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट, इसको स्टडी करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है. हमारे देश में गरीबी बहुत है, पॉवर्टी, अगर इसको स्टडी करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है. हमारे देश का नेशनल इनकम कितना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है. हमारे देश का ग्रोथ कितना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है. हमारे देश का डेवलपमेंट कितना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है. हमारे देश का पर कैपिटल इनकम कितना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है. मतलब छोटे लेवल पे स्टडी किया जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, बड़े लेवल पे स्टडी किया जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो पहले लेक्चर में इकोनॉमिक्स पढ़ा, दूसरे लेक्चर में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे. तो आज हमारा थीम क्या है? बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. आई होप आपके समझ में आ रहा है बेटा. ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड. देखो, आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अबाउट नेशनल इनकम. अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से कंसेप्ट्स हैं. जैसे माइक्रो में हमने पढ़ा गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, पर्सनल इनकम क्या होता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, वेल्थ क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी. अब हम मैक्रो में क्या क्या पढ़ेंगे, मैक्रो में जो कंसेप्ट्स हम आगे जाके सीखने वाले हैं उनका थोड़ा सा ब्रीफिंग दिया आपको. तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल इनकम. द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स नेशनल इनकम, हमारे पूरे देश का इनकम, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम. देखते हैं बेटा हम लोग, ध्यान दो. ओके, चलो. नेशनल इनकम रेफर्स टू द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. वही बोला बेटा मैंने, हमारे पूरे देश का इनकम कितना है उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम. मतलब हमारी पूरी कंट्री में जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन है, सबका मिलाकर इनकम कितना है उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आप जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज्यादातर सब कुछ किसके बारे में दिया? नेशनल इनकम. इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया नेशनल इनकम को, ये पॉइंट आपको बताएगा. इट रिवील्स द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ नेशन. बराबर है. एक स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है ये कैसे मालूम पड़ता है? उसके मार्क्स से. एक इंसान जिंदगी में कैसा कर रहा है, हम बोलते हैं ना ये इंसान तो बड़ा सक्सेसफुल हो गया, क्या देख के बोलते हैं? उसकी कमाई देख के बोलते हैं, मोस्ट ऑफ. ठीक है, बहुत कम लोगों की तरक्की हम किसी दूसरे टर्म्स में गिनते हैं. जैसे किसी टीचर ने बड़ा नाम कमा लिया तो हम बोलते हैं बहुत सक्सेसफुल हो गया. पैसा ज्यादा कमाया नहीं कमाया रेयरली देखते हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ, ये खाली कुछ जगह पे हम देखते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ हम इंसान की तरक्की कैसे देखते हैं? उसने कितना पैसा कमाया. उसी तरह हमारे देश का परफॉर्मेंस कैसे मालूम पड़ेगा? हमारे देश का नेशनल इनकम कितना है. अगर नेशनल इनकम कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है मतलब हमारा देश तरक्की कर रहा है, तो हमारे देश का परफॉर्मेंस किससे पता चलता है? नेशनल इनकम से. और तीसरी बात, इन द इकोनॉमिक सेंस, मतलब इकोनॉमिक सेंस में, इकोनॉमिक लैंग्वेज में, ये इकोनॉमिक के तौर तरीके से, इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग से नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम द एग्रीगेट मतलब क्या? टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज.
प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में हमारे देश में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उन सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज का मनी वैल्यू निकाला जाएगा और उस मनी वैल्यू के टोटल को हम बोलेंगे नेशनल इनकम। ये सब चीजें आप डिटेल में सीखने वाले हो। आपको सिर्फ यहां पे इतना रखना है, इतना याद रखना है, एक साल में हमारे कंट्री में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उन सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज का मनी वैल्यू कितना है, उसके टोटल को हम बोलेंगे नेशनल इनकम। तो हमने नेशनल इनकम के बारे में क्या पढ़ा, पूरे कंट्री के इनकम को क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से क्या पता चलता है, हमारे देश का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। और तीसरी बात, नेशनल इनकम कैसे मेजर करते हैं, हमारे देश में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है एक साल के अंदर उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू के टोटल को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। समझ में आया बेटा? दिस वाज अबाउट नेशनल इनकम। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इज ऑल अबाउट सेविंग्स। बहुत आसान है, ठीक है। सेविंग्स क्या, मान लो मेरी महीने की कमाई है 40,000 रुपए, तो मेरी सैलरी, मैं कहीं जॉब करता हूं, मेरी सैलरी आई 40,000 रुपए, 40,000 में से मैंने 32,000 32,000 रुपीज खर्च कर दिए, तो मेरा सेविंग्स कितना है, 8,000। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेविंग्स? सेविंग्स मीन्स अनस्पेंट पोर्शन ऑफ योर इनकम। हमारी कमाई का जो पोर्शन हम खर्च नहीं करते उसको हम बोलते हैं सेविंग्स। तो यहाँ पे हम सेविंग्स की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक इंसान के सेविंग्स की बात नहीं हो रही है, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पूरे देश के सेविंग्स की बात हो रही है, पूरे कंट्री के सेविंग्स की बात हो रही है। देखो बेटा, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट करंटली ऑन कंजम्पशन। बराबर है, हम हमारी कमाई का वो हिस्सा जो खर्च नहीं करते, जो पैसा बच जाता है, कमाई में से जो पैसा बच जाता है उसको हम बोलते हैं सेविंग्स। इट इज सेट असाइड टू सेटिस्फाई द फ्यूचर नीड्स। वो पैसा जो हम हमारी कमाई में से बचा लेते हैं और आगे कभी जरूरत पड़ेगा उसके लिए रख देते हैं, उसको हम बोलते हैं सेविंग्स। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे लिए भी एप्लीकेबल है, देश के लिए भी। लेकिन फिलहाल जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए नहीं, एक इंसान की बात नहीं हो रही है, हमारे देश की बात हो रही है। मान लो हमारे देश की नेशनल इनकम है 200 करोड़, एग्जांपल ले रहा हूं, 200 करोड़ कुछ भी नहीं देश के नेशनल इनकम के लिए, एक एग्जांपल आपके समझने के लिए। अगर हमारे देश की नेशनल इनकम है 200 करोड़ और हमारे देश ने उसमें से 170 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो 30 करोड़ रुपए बच गए। ये 30 करोड़ क्या है, सेविंग्स। तो इसको हम नेशनल सेविंग्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो नेशनल इनकम क्या, पूरे देश की कमाई। सेविंग्स क्या, कमाई में से जितना पैसा बच गया जो खर्च नहीं हुआ उसको हम बोलेंगे सेविंग्स। आई होप समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड इज योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। देखो, एक तो होता है कमाई, दूसरा होता है खर्चा, तीसरा होता है सेविंग्स, चौथा कमाई में से खर्च करने के बाद जो पैसा बच गया उस पैसे को हम इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे को हम इन्वेस्ट करते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नया एसेट्स खरीदना, नया एसेट्स खरीदना, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। बराबर है। हम पहले, यहां पे तो देश की बात हो रही है, लेकिन हम पहले अपने अपने ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो मेरा एक बिजनेस है, मेरा एक फैक्ट्री है, ठीक है। मैंने फैक्ट्री में 50 लाख रुपए कमाया और 50 लाख में से मेरा 20 लाख रुपए खर्चा हुआ, तो मेरा 30 लाख रुपए बच गया। 30 लाख रुपए में मैं क्या करूंगा, समझो मैंने नया मशीन लाके डाल दिया, नए ट्रक्स खरीद लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। जब हम हमारी कमाई में से खर्चा करने के बाद जो पैसा बचता है उसको बोलते हैं सेविंग्स, और सेविंग्स में से जब हम नए एसेट खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है बेटा? हमारा देश भी तो वही करता है, नेशनल इनकम में से खर्चे करते हैं, खर्चे करने के बाद जो बचता है उसको सेविंग्स बोलते हैं, और सेविंग्स को फिर गवर्नमेंट री इन्वेस्ट करती है। बराबर है, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। देखो, इट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। अब ये मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स क्या है, बराबर है, आप समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखो, एक बात को समझो बेटे आप, अगर हमारे देश में लोगों ने पैसा बचा बचा कर तिजोरियों में रखना शुरू कर दिया तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। क्यों? पैसा घर पे पड़ा हुआ रहेगा तो किसी काम का नहीं है। अगर आपकी तिजोरी में 100 करोड़ पड़ा है, देश के किसी काम नहीं आ रहा है। मेरी तिजोरी में 200 करोड़ पड़ा है, देश के किसी काम नहीं आ रहा है। हमारा पैसा जब इन्वेस्टेड होता है, ठीक है, हमारा पैसा जब कहीं लगता है, जैसे हमने पैसा बैंक में डाल दिया, ठीक है, बैंक ने किसी को लोन दिया, तो हमारा पैसा सर्कुलेशन में रहना चाहिए, हमारा पैसा इन्वेस्टेड रहना चाहिए। पैसा अगर ऐसे ही पड़ रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे ही सड़ रहा है, तो हमारे देश के काम नहीं आता है। हमारा सेविंग्स मोबिलाइज होना चाहिए। मोबिलाइज होना मतलब क्या? मूवमेंट में रहना, सर्कुलेशन में रहना। तो हमारा पैसा घर पे रखने का कोई फायदा नहीं है, वी शुड इन्वेस्ट। तो जब हम पैसा बचाते हैं और पैसा बचाकर घर पे रखते हैं तो देश का कोई फायदा नहीं हो रहा है। उस पैसे को जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो देश का फायदा होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। आप आगे जाके सीखोगे इकोनॉमिक्स में, एक वर्ड आएगा आपको आगे जाके, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है?
सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब जब हम हमारे सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं तब हमारे देश का कैपिटल फॉर्मेशन होता है, और कैपिटल फॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा उतना देश आगे बढ़ेगा। तो जब हम हमारे सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं, मूवमेंट में रखते हैं, हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है, ठीक है, तब देश आगे बढ़ता है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? जब हम सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं और उससे क्या करते हैं, कैपिटल एसेट्स क्रिएट करते हैं, मतलब नया मशीनरी, ठीक है, नया इक्विपमेंट, जब भी एसेट्स खरीदते हैं पैसा बचाकर, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। पॉइंट समझ में आया? तो हमने अब तक 3 कंसेप्ट्स पढ़े। पूरे देश की कमाई कितनी, उसको बोलेंगे नेशनल इनकम। खर्चा करने का बचा कितना, उसको बोलेंगे सेविंग्स। और सेविंग्स को जब हम इन्वेस्ट करते हैं, उससे कैपिटल एसेट्स खरीदते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है बेटा? बहुत आसान कंसेप्ट्स है। आगे बात करते हैं बेटा, ठीक है। विल टॉक अबाउट ट्रेड साइकिल्स, ठीक है। अब ट्रेड साइकिल्स क्या होता है, ठीक है। देखो बेटे, हम सबके घरों में भी कभी भी लाइफ एक जैसा नहीं चलता है। हमारे पेरेंट्स की कमाई हमेशा एक जैसे नहीं होती है। अगर वो सैलरीड है तो ठीक है, लेकिन अगर वो बिजनेस में है तो आपको पता, अगर आप में से किसी की भी डैडी बिजनेसमैन है या आपकी मम्मी बिजनेस वूमेन है, तो यू शुड नो दिस, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी बिजनेस बहुत धमाल चलता है, कभी बिजनेस बहुत खराब चलता है। तो बिजनेस के जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उससे हम बोलते हैं ट्रेड साइकिल्स। बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स को हम बोलते हैं ट्रेड साइकिल्स, ठीक है। ध्यान देना बेटा, ट्रेड साइकिल्स आर फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस। ट्रेड साइकिल्स आर फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस। बिजनेस के फ्लक्चुएशंस को, अप्स एंड डाउन्स को हम बोलते हैं ट्रेड साइकिल्स। दे आर अप्स एंड डाउन्स इन द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पूरे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो ऊपर नीचे होता है, जो अप्स एंड डाउन्स आता है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ट्रेड साइकिल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अप्स एंड डाउन्स आर कॉज्ड बाय इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। अब मैंने क्या बोला आपको, इकोनॉमी में जो अप्स एंड डाउन्स आता है उसको बोलते हैं ट्रेड साइकिल्स। अब आप बोलोगे सर अप्स एंड डाउन्स आता क्यों है? 2 रीजंस की वजह से। या तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, या तो इकोनॉमी में डिप्रेशन आता है। अब इन्फ्लेशन क्या? जब देश में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, जब देश में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी तो उस टाइम का जो पीरियड होगा उसको हम बोलेंगे अप्स, ठीक है। और देश में जब डिप्रेशन आएगा, बहुत हालात खराब होंगे, बिजनेस ही नहीं है लोगों के पास में, हर कोई रो रहा है, जिसको पूछो यार धंधा नहीं है, यार धंधा बहुत मंदा चल रहा है, यार बहुत बुरी हालत है, यार पैसा नहीं है, यार व्यापार नहीं है, यार पैसा ही नहीं आता है, यार ग्राहक ही नहीं है, यार बिजनेस ही नहीं है, जिसको देखो रो रहा है। अब वो वड़ा पाव वाला भी रो रहा है, कपड़े की दुकान वाला भी रो रहा है, हर बिजनेस वाला रो रहा है। ऐसे पीरियड को हम बोलते हैं डिप्रेशन, ठीक है। तो बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और उन अप्स एंड डाउन्स को हम बोलते हैं बेटा ट्रेड साइकिल्स। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट बहुत आसान है बेटा। नेक्स्ट, ओके, आई एम सॉरी मैं थोड़ा इधर उधर हो रहा हूं बार बार स्लाइड्स की वजह से। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब ग्रोथ क्या होता है, ओके। अब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। अभी इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ेंगे और इसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे। काफी बच्चों को लगता है ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही है। बच्चों को क्यों, काफी लोगों को ऐसा लगता है ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही है। नहीं बेटा, ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क है। एग्जाम्पल, मैं अब खुद के ऊपर पहले एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है। अगर मेरी कमाई बढ़ने लगे तो मैं ग्रो हो रहा हूं, मैं ग्रोथ कर रहा हूं। और मेरी कमाई के साथ मेरे कपड़े अच्छे हो जाए, मेरा मोबाइल अच्छा हो जाए, मेरी घड़ी अच्छी हो जाए, मेरे चश्मे अच्छे हो जाए, मेरे जूते अच्छे हो जाए, मैं अच्छी कार में घूमने लगूं, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं, तो हम बोलेंगे मेरा डेवलपमेंट हो रहा है। तो ग्रोथ का मतलब पैसे का बढ़ना, और डेवलपमेंट का मतलब पैसा बढ़ा और पैसे के साथ आपका वेलफेयर बढ़ा, आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव, आपका वेलबींग इंप्रूव हुआ, तो उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? देश के साथ भी वैसा ही है। अगर हमारे देश का नेशनल इनकम बढ़ गया तो हम बोलेंगे हमारे देश का ग्रोथ हो रहा है। और नेशनल इनकम के बढ़ने के साथ अगर हमारे देश में रोड्स अच्छे हो गए, स्कूल्स अच्छे हो गए, हॉस्पिटल्स अच्छे हो गए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छा हो गया, तो हम बोलेंगे हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? तो ग्रोथ का मतलब क्या? नेशनल इनकम का बढ़ना। और डेवलपमेंट का मतलब क्या? इनकम के साथ वेलफेयर का होना, ठीक है। देखो स्लाइड से समझते हैं हम लोग। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ मींस एन इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बराबर है, हमारे देश का नेशनल इनकम बढ़ना, और वो भी 1 साल बढ़ गया तो ग्रोथ नहीं बोलते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल देश की नेशनल इनकम बढ़ गई, दूसरे साल घट गए तो ग्रोथ नहीं हो रहा है। लगातार हमारा नेशनल इनकम अगर बढ़ रहा है, ठीक है, या लगातार नहीं भी बढ़ रहा, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स है, लेकिन अगर हम 10 साल से कंपेयर करें कि भाई 10 साल पहले हमारे नेशनल इनकम इतना था, आज 10 साल बाद हमारा नेशनल इनकम इतना है, बढ़ गया ना। तो जब एक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारा नेशनल इनकम बढ़ता है तो हम बोलते हैं हमारा देश ग्रोथ कर रहा है। तो ग्रोथ कब होता है? जब हमारे देश का इनकम बढ़ता है, ठीक है। इट इज अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। यहां पे ये बिल्कुल नहीं देखते कि रोड्स अच्छा हुआ कि नहीं, स्कूल्स अच्छा हुआ कि नहीं, हॉस्पिटल्स अच्छा हुआ, नहीं। यहां पे सिर्फ क्या देखते हैं? नेशनल इनकम बढ़ा या नहीं। इसलिए इसको क्वांटिटेटिव कंसेप्ट बोला है। नेशनल इनकम बढ़ गया तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, दैट इज इट। समझ में आ रहा है बेटा? नेक्स्ट,
अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ध्यान देना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्लाइज इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस इन सर्टेन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स व्हिच डिटरमाइन वेलबीइंग ऑफ द पीपल। डेवलपमेंट किसको बोलेंगे? ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस, ठीक है। प्रोग्रेस होना मतलब क्या? बढ़ना। और किसमें? सर्टेन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, बराबर है, कुछ ऐसे वेरिएबल्स विच डिटरमाइन वेलबीइंग ऑफ द पीपल, जिससे ये पता चलता है कि देश में हमारे लोगों का वेलबीइंग, हमारे लोग जिंदगी अच्छी जी रहे कि नहीं, बराबर है। आप खुद सोचो ना, अगर रोड्स अच्छे हो गए तो आपकी लाइफ अच्छी होगी कि नहीं, स्कूल्स अच्छे हो गए आपकी लाइफ अच्छी होगी कि नहीं, हॉस्पिटल्स अच्छे हो गए आपकी लाइफ अच्छी होगी कि नहीं, बस यही पॉइंट है। तो नेशनल इनकम का बढ़ना, ग्रोथ, और नेशनल इनकम के साथ वेलफेयर होना, ठीक है, दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस वेलफेयर। इट इज अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट। ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान देता है, कमाई पे ध्यान देता है। डेवलपमेंट क्वालिटी पे ध्यान देता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ध्यान देता है, लोगों के वेलफेयर पे ध्यान देता है। तो ग्रोथ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। समझ में आया बेटा? ठीक है एवरीबॉडी, ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत शॉर्ट वीडियो है, लेकिन ये हमारा टॉपिक खत्म होता है इसलिए हम लोग कंटिन्यू नहीं कर रहे, ठीक है। सेकंड टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय एवरीवन।